दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। सबसे पहले एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे, इसी कामना के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। टीवी स्क्रीन पर पहली तस्वीर आपके सामने बांग्लादेश हिंसा की हम रख रहे हैं। आप जानते हैं कि 2024 में तख्ता पलट के बाद वहां पर क्या हालात हैं। हिंदुओं पर 2500 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ताजा हिंसा में दीपूचंद दास जैसे 3 हिंदुओं की लिंचिंग की जा चुकी है। बांग्लादेश में एंटी हिंदू सेंटिमेंट भड़काने के पीछे पाकिस्तान और उसकी आईएसआई भी है। आप इस पर कई रिपोर्ट जनहित में देख चुके हैं। अब दूसरी तस्वीर जम्मू के पुंछ की रख रहे हैं, जहां पाकिस्तानी ड्रोन ने फिर गोला बारूद ड्रॉप किया। 2025 में पाकिस्तान ने 791 ड्रोन भारत की सीमा में भेजे थे। 2026 के पहले ही दिन भी यही काम पाकिस्तान ने किया। यह बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर की 4 दिन की डोज भी पाकिस्तान को कम पड़ गई है, क्योंकि उसके आतंकी हरकतों में कोई सुधार नजर नहीं आता है। अब सवाल यह है कि जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी रहती हो, उसके साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पाकिस्तानी से हाथ मिलाना पड़ा। इस तस्वीर पर विवाद गहरा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये कौन सी विदेश नीति रही जो बांग्लादेश में उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। जयशंकर तो खालिदा जिया की मैयत में गए थे। ये कौन सी डिप्लोमेसी है जो उन्हें मैयत में भी पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे से मुस्कुराते हुए मिलना पड़ा। सवाल उठ रहा है कि क्या विदेश मंत्री कल ढाका में पाकिस्तान के स्पीकर से मिलते वक्त विदेश नीति भूल गए थे? क्या उन्हें सच में याद नहीं रहा कि आजकल भारत में पाकिस्तान को दूर से भी दुआ सलाम ना करने की पॉलिसी चल रही है और पूरा भारतवर्ष इसको लेकर एकजुट है। एस जयशंकर के सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाने पर क्या हुआ, आगे पूरी खबर डिटेल में रखेंगे, लेकिन पहले कुछ और तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच की घटनाओं की ये तस्वीरें, जब भारत की क्रिकेट टीम ने एशिया कप में पाकिस्तान से 3 मैच खेले, लेकिन तीनों बार ना तो हमारे कप्तान ने टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाया, ना ही मैच जीतने के बाद हमारी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक किया। और तो और एसीबी के पाकिस्तानी चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी तक नहीं ली। और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध के इसी पैटर्न को वर्ल्ड कप में इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम ने और फिर अंडर 19 एशिया कप में मेंस जूनियर टीम ने भी फॉलो किया। विदेश नीति तो इन क्रिकेटरों का विषय भी नहीं है, फिर भी तीनों टीमें लय में थी कि पाकिस्तान को जरा भी भाव नहीं देना है। अब यहां सवाल है, बांग्लादेश दौरे में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी क्या पाकिस्तानी व्यक्ति से दूर नहीं रहना चाहिए था? क्या एस जयशंकर का पाकिस्तान के स्पीकर से मिलना बहुत जरूरी हो गया था? क्या जयशंकर सरदार अयाज की अनदेखी नहीं कर सकते थे? पाकिस्तानी स्पीकर से मुस्कुराकर मिलना शिष्टाचार था या नरम नीति? विवाद तभी होते हैं जब उसके मौके दिए जाते हैं। कोई प्रोपेगेंडा भी तभी होता है जब उसके लिए ऐसे पोज मुहैया कराए जाते हों। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हरकतें भी दिखा देते हैं। मौका बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की मौत के मातम का था। एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि बनकर वहां गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी पिक्चर को प्रोपेगेंडा ऑफ द डे बना दिया। थोड़ा साथ बांग्लादेश ने भी दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर इस फोटो के साथ लंबी पोस्ट लिखी। दुनिया को पता है कि भारत ने पाकिस्तान से बोलचाल बंद कर रखी है, लेकिन पाकिस्तानी असेंबली ने इस पोस्ट में लिखा कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेशनल असेंबली के स्पीकर से संपर्क किया, हाथ मिलाया। बातचीत के दौरान जयशंकर ने स्पीकर को परिचय दिया और बताया कि उन्होंने उन्हें पहचान लिया है। मई 2025 में पाकिस्तान भारत संघर्ष के बाद भारतीय पक्ष की ओर से यह पहला महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय संपर्क था। मतलब पाकिस्तान ने ढोल पीटने शुरू कर दिए हैं कि भारत ने उससे बातचीत की पहल की। खुद उसके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के बड़े नेता से संपर्क किया, हाथ मिलाया, हालचाल पूछे और देशों के बेहतर रिश्तों की बात भी छिड़ी।
जयशंकर ढाका में सिर्फ खालिदा जिया के बेटे से मिले थे। उनके लिए पीएम मोदी का शोक संदेश लेकर गए थे। जयशंकर बांग्लादेश के मौजूदा सुप्रीम मोहम्मद यूनुस से ना तो मिले, ना ही उनसे मुलाकात का कोई कार्यक्रम था। लेकिन यूनुस ने भी यही तस्वीर प्रमोट की है। इसे ऐसे दिखाया जैसे यही दिन की सबसे बड़ी घटना हो। हालांकि पोस्ट में यूनुस ने पूरी तरह पाकिस्तानी जुबान नहीं लिखी, डिस्क्रिप्शन थोड़ा अलग दिया कि सरदार अयाज सादिक ही जयशंकर से मिले और सादिक ने ही अभिवादन किया। ये AI का जमाना है। सोशल मीडिया पर जयशंकर और सरदार अयाज के गर्मजोशी से गले मिलते हुए फर्जी AI के तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन उन पर यानी कि AI वीडियो पर आप मत जाइएगा। लेकिन यहां सवाल बनता है कि जब भारत को पता है कि पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी कैसे काम करती है, तो ऐसे में भारतीय विदेश मंत्रालय को जवाब नहीं देना चाहिए। 30 घंटे हो चुके हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय मौन है, ना कोई बयान, ना कोई खंडन। क्या मंत्रालय खुद ही विपक्ष को मौका नहीं दे रहा कि आओ विदेश नीति पर हमें घेर लो? ये जयशंकर जी को ये स्वीकारना पड़ेगा कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये पूरा फेल हो चुकी है। इंटेलिजेंस तो है आपके पास, और खासकर डोभाल साहब बैठे हुए हैं, इतने बड़े खुफिया वाले, घुस कर जो मानने की बात करते हैं, तो यहाँ कम से कम घुस कर कुछ नहीं देखा आपने कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। तो विदेश मंत्री को, विदेश मंत्रालय को दिल्ली लौटने के बाद पूरे ऑल पार्टीज को ब्रीफ करना पड़ेगा। आखिर आपने और किसने ऑथराइजेशन दिया आपको पाकिस्तान से बात? Very unlikely that Minister Jaishankar would have approached the Pakistani speaker just to shake hands. Why? Whenever they see the Indian leader, somebody is coming there, immediately jump in there and shake hands, like it's going to really change things. महत्वपूर्ण यह है कि विदेश मंत्रालय तो मौन है ही, सत्ताधारी बीजेपी से भी इस विवाद पर आज कोई बयान नहीं आया है। मुमकिन है देर सबेर कोई कहे कि जयशंकर ने जो किया वो कूटनीतिक शिष्टाचार था, लेकिन तब भी ये सवाल तो आएगा ही कि खिलाड़ी हाथ ना मिलाएं और विदेश मंत्री मुस्कुराकर हाथ मिलाने के लिए पहुंच जाएं। ये पाकिस्तान के साथ आखिर भारत की कौन सी पॉलिसी है? और अब देश की सियासी खबरों का रुख करते हैं। साल के पहले ही दिन आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में जवाबी लिट्टी चोखा पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मौजूद रहे। आज के इस कार्यक्रम के जरिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के ब्राह्मण विवाद को आगे ले जाने और लपकने की कोशिश की है। अब इसे संयोग तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों को लिट्टी चोखा वाले सहभोज के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बाटी चोखा का आयोजन किया गया, और जिस दिन यह आयोजन हुआ उसी दिन मथुरा के ब्राह्मणों को बुलाकर अखिलेश यादव ने तस्वीरें खिंचवाई हैं, मान सम्मान लेने और देने का संदेश भी प्रसारित किया। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बाद में बिना किसी संदेश के अखिलेश ने ब्राह्मणों से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। वैसे पूर्वांचल और बिहार में जिस लिट्टी चोखा जिसे कहा जाता है, अखिलेश यादव ने उसे बाटी चोखा का नाम दिया है। मूल रूप से राजस्थान में लिट्टी को बाटी कहा जाता है। बाकायदा पार्टी ऑफिस में लिट्टी तैयार करने वाले कारीगर बुलाए गए, स्टॉल लगाया गया, लखनऊ भर के कार्यकर्ता पहुंचे, खुले लॉन में सबने खूब चटखारे लिए, जायका चखा। जबकि इसी तरह के लिट्टी चोखा के स्वाद में बीजेपी का जायका कई दिनों से बिगाड़ रखा है, क्योंकि ब्राह्मण विधायकों ने एकजुटता का संदेश देने के लिए पीएन पाठक के घर बैठक की थी। बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे पार्टी के खिलाफ बताकर मामले को तूल दे दिया। अब उसी का सियासी माइलेज लेने में अखिलेश यादव जुट गए हैं। बाटी चोखा पार्टी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिस पर लिखा गया है कि आपस के झगड़ों में बाटी चोखा को ना बदनाम करो, सब मिल बैठ खाओ पियो, ना पाबंदी ना इल्जाम धरो। साफ इन शब्दों से सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर साधा गया। अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में भी ब्राह्मण और ब्राह्मण विधायकों को उकसाने वाली बात कह डाली। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? नोटिस दे दी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे,
अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। 90 के दशक से पहले यूपी में सत्ता के शीर्ष पर ब्राह्मणों की सीधी हिस्सेदारी रही, लेकिन 1990 के बाद वहां पर तस्वीर बदलती हुई चली गई। यूपी में 3 तरह के राजनीति ने जन्म ले लिया। पहली थी मंडल राजनीति, दूसरी दलित राजनीति, तीसरी हिंदुत्व की सियासत। इन तीनों के आसपास ही पिछले 30-35 सालों से यूपी की सियासत घूम रही है। मंडल राजनीति की धुरी समाजवादी पार्टी है, तो दलित राजनीति के केंद्र में मायावती। हिंदुत्व का चेहरा पहले कल्याण सिंह रहे, अभी योगी आदित्यनाथ हैं। 1990 के दशक के बाद ब्राह्मण किंग बनने के बजाय ब्राह्मण समाज किंग मेकर बन गया। हाल के चुनावी नतीजों को देखें तो यूपी में ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। बीजेपी का साथ देने से पहले ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी साथ दिया, जिसके बाद प्रदेश में उनकी अलग अलग समय पर सरकारें भी बनी। अब ब्राह्मणों को रिझाने की सियासत में अखिलेश यादव कितने कामयाब होंगे, भारतीय जनता पार्टी में ये जो डैमेज कंट्रोल चल रहा है उसमें उसको कितनी मिलेगी कामयाबी, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। उधर देश के सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी का मेयर कौन होगा, इस सवाल को लेकर मुंबई की सियासत में महाभारत छिड़ गई है। ध्रुवीकरण की राजनीति वहां पर गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के नेताओं ने मेयर को लेकर जो दावे किए हैं, उन दावों को देखें तो अब तक 3 तरह के दावेदार सियासी अखाड़े में उतारे गए हैं। ओवैसी की पार्टी ने दावा किया कि मेयर तो खान पठान या हिजाब वाली महिला होगी। बीजेपी के नेता कृपा शंकर सिंह ने दावा कर दिया मेयर तो इस बार कोई उत्तर भारतीय होगा। इन दोनों के बयानों ने माहौल गरमाया तो उद्धव की शिवसेना भी कूदी और दावा कर दिया कि मेयर तो मराठी मानुष ही बनेगा। असल में मुंबई नगर निगम में वोटों का जो गणित है वो बताता है कि इन तीनों वोट बैंक की भूमिका वार्ड पार्षदों को जिताने में अहम है। मुंबई में मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि जीते हुए पार्षद ही शहर का मेयर चुनते हैं। अब जिसके ज्यादा पार्षद होंगे मेयर भी उसी का होगा। लेकिन वोटिंग से पहले दावों के दौर ने मुंबई का माहौल गरमा दिया है। ताजा मामला बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह के बयान से शुरू हुआ है। भाईंदर में आपने कहा कि उत्तर भारतीयों का महापौर बने, तो इसको संभव बनाने के लिए क्या कोशिश करेगी उत्तर भारतीय? संभव बनेगा ना, बनाएंगे ना। हम इतना नगर सेवक चुन देंगे कि उत्तर भारतीय समाज का महापौर बनेगा। मुंबई में उत्तर भारतीय राजनीति का चेहरा माने जाने वाले कृपा शंकर सिंह पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। 2024 में जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुके हैं। अब जब उत्तर भारतीयों की गोलबंदी के लिए मेयर वाला दांव चला है तो उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने हमला बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खुद के स्टेट में। और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से कृपा शंकर सिंह ने ऐसा कहा होगा तो उनके पार्टी का भी डिसीजन उनको क्लियर करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं उसके लिए उनकी पार्टी सहमत है क्या। अगर वो सहमत नहीं है तो उनको क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको बताना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं वैसे हमारा मेयर जो होगा वो विदाउट महाराष्ट्र का होगा, विदाउट बिगर मराठी होगा। बीएमसी में कुल 227 वार्ड हैं, जिनके लिए 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। नामांकन का काम खत्म हो चुका है। कल से चुनावी सभाएं भी शुरू होंगी, जिसमें मेयर का ये मुद्दा छाए रहने वाला है। वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ितों का कहना है कि मौतें गंदा पानी पीने से हुई, जिसकी शिकायत वो लंबे वक्त से कर रहे थे, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन क्या इंदौर में गटर का पानी पीने से हो रही मौतों से भी मोहन यादव सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? जनहित की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
तरीके से परेशान है। 2 महीने पानी में पूरा चैम्बर का पानी आता है। कई लोग हैं जो अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पानी की वजह से मेरे पापा का निधन हुआ है। पाइपलाइन का ही पानी पिलाता उस दिन, अचानक एकदम तबीयत बिगड़ जाए। गंदे पानी के कारण ही हुआ है ये। उल्टी हुई उसको और घर भी शांत हो गया था। भारत में दूषित यानी गंदा पानी पीने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत होती है। लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी पीने से लोग मर जाएं? और ये दूषित पानी इंदौर नगर निगम की पाइपलाइन से लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इंदौर में लोगों को दूषित पानी कौन पिला रहा था? दूषित पानी पीने से होने वाली मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इन सवालों पर मोहन यादव सरकार का जवाब सुनकर आपका खून खौल उठेगा। देश के सबसे साफ सुथरे शहर का तमगा अपने सीने पर चिपकाकर घूमती मोहन यादव सरकार को क्या इंदौर में जहरीले पानी से हुई मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता? छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट यानी व्यर्थ, बेकार, निरर्थक, जिसका कोई मूल्य ना हो। इंदौर में जहरीले पानी से इतनी जानें क्या फोकट में चली गई हैं, जो सवाल ना पूछें। क्या घंटा हो गया? कैलाश विजयवर्गीय जिस इंदौर से बीजेपी के विधायक हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में भागीरथपुर आता है, जहां दूषित पानी पीने से हाहाकार मचा है। 10 साल के बाद हुआ मुझे बेटा। कैलाश विजयवर्गीय जिस नगर प्रशासन मंत्रालय के मंत्री हैं, उसी मंत्रालय के तहत ही इंदौर नगर निगम आता है, जो इंदौर में पानी की सप्लाई करता है। लेकिन साफ पानी की पाइपलाइन से आने वाले नल का पानी पीकर लोग मर रहे हैं, फिर भी मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? मंत्री जी को तब तक घंटा फर्क नहीं पड़ा जब तक मीडिया ने उनसे फोकट का सवाल पूछ नहीं लिया। लेकिन बाद में मंत्री जी को समझ आया कि भले ही घंटा फर्क ना पड़े, लेकिन यह जरूरी है कि घंटा बजता हुआ सुनाई देना चाहिए। इसलिए मंत्री जी बिना हेलमेट लगाए अपना चेहरा चमकाते हुए बाइक पर सवार होकर भागीरथपुरा इलाके के दौरे पर निकल पड़े। लेकिन वहां के लोगों को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा कि कैलाश विजयवर्गीय बड़े मंत्री हैं। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और मंत्री जी सिर हिलाते रहे, क्योंकि उन्हें भी कौन सा लोगों की परेशानी से कोई घंटा फर्क पड़ता है। वहां से निकलकर कैलाश विजयवर्गीय आगे बढ़े तो उन्हें भीड़ ने घेर लिया। गंदे पानी की समस्या पर सवाल पूछने लगे तो मंत्री जी ने एक लड़के के गाल को प्यार से सहलाकर उसे चुप करवा दिया और हंसकर बोले, आगे लेवल नहीं मिलता ना, आगे लेवल नहीं मिलता। उधर भी चेंबर में से ये ऊपर जाना पड़ेगा, समस्या है ना। इसको दिखवा ले भैया। मंत्री जी फिर आगे बढ़े और एक घर के बाहर पहुंचे, जहां जहरीला पानी पीने से एक मौत हो चुकी है। वहां एक महिला रोती बिलखती रही, लेकिन फिर मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। मातम मना रहे परिवार से मिलकर मंत्री जी मुस्कुराते हुए घर से निकले। मतलब मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। सवाल तो यह भी है कि इंदौर में इतने बड़े कांड पर मंत्री जी की ढिठाई से मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी क्या घंटा फर्क नहीं पड़ रहा? इंदौर शहर ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार सांसद दिया, लगातार 9 विधायक दिए, नगर निगम दी, पर इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अरे रीढ़ की हड्डी कहाँ गई आपकी मुख्यमंत्री जी? मंत्री जी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मुख्यमंत्री जी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें लग रहा है
कि मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान कर देंगे, बीमार पड़े मरीजों का निःशुल्क इलाज करवाने का वादा कर देंगे, जांच कमेटी का गठन कर देंगे, अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिलकर तस्वीरें खिंचवा लेंगे, मायूस सा चेहरा बनाकर दुख जता देंगे, मरने वालों के परिवारों से सहानुभूति जता देंगे, तो जनता सब भूल जाएगी। इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जैसी जानकारी आएगी, हम और भी कठोर कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन ये बात सही है कि नीचे के सीवर के लीकेजेस और पुरानी लाइनों के डलने के कारण से ऐसी घटनाओं से सबक लेते हुए दोबारा ऐसी घटनाओं का नहीं हो, इसका हम प्रयास करें। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। यकीन मानिए, इंदौर की जनता पर इन खोखले दावों का घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पीड़ित खुद बता रहे हैं कि सरकार के मुफ्त इलाज के ऐलान के बाद भी अस्पतालों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता जरा। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी, छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वाच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी। सरकार ने कह दिया, लेकिन अस्पतालों ने मुफ्त इलाज नहीं किया। यही सवाल तो मीडिया ने पूछा था, जिसे मंत्री जी फोकट का सवाल बता रहे थे और घंटा बजा रहे थे। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया अभी? इंदौर के भागीरथपुरा के लोगों की शिकायतों पर घंटा बजाने के बजाय अगर मोहन सरकार को जरा सा भी फर्क पड़ गया होता, जहरीला पानी पीने से इतनी मौतें नहीं हुई होती। 19 दिसंबर को नर्मदा जल सप्लाई में दूषित पानी आने की शिकायतें आना शुरू हुई। 22 दिसंबर को भागीरथपुरा के लोगों ने नलों से तेज बदबू वाला गंदा पानी आने की शिकायत की। 24 और 25 दिसंबर को लोग बड़े पैमाने पर बीमार पड़ने लगे, अस्पतालों में मरीज आने शुरू हुए। 26 दिसंबर को गंदा पानी पीने से पहली मौत की खबर आई। 30 और 31 दिसंबर को मौतें और बीमारों की संख्या बढ़ गई। यानी पूरे इलाके में पाइपलाइन से दूषित पानी की शिकायतें आ रही थीं। दूषित पानी पीने से लोग मर रहे थे, बीमार पड़कर अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दूषित पानी की शिकायतें तो वो 2 साल से कर रहे थे, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है भले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। पूरी गंदगी 2 महीने पानी में पूरा चैम्बर का पानी आता है, जल नर्मदा की लाइन है हमारी, और 2 महीने से बोल के थक जाओ तो वहाँ जाओ तो बोलते हो जाएगा। जी घबरा रहा, मुंह में पानी आ रहा, वो पानी पी तो सकता उल्टी होगी, और एकदम जी घबराता है। तो हम लोग का बीपी आई है और हम बोलते हैं तो सुनते ही नहीं है। हाँ करवा देंगे साहब, एक ही लफ्ज बोलते रहते हमेशा वो। इंदौर में दूषित पानी पीने की शिकायतें लोग लगातार कर रहे थे, अधिकारियों के सामने अपना दुखड़ा रो रहे थे। फिर इन शिकायतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आखिर पानी की क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो कौन अधिकारी हैं जिसने दूषित पानी की शिकायतों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया? क्या आम लोगों की मौतों से मोहन यादव सरकार को वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग कह रहे हैं कि अगर दूषित पानी की शिकायतों से जिम्मेदार विभागों और अधिकारियों को जरा सा भी फर्क पड़ गया होता तो जहरीला पानी पीने से इतने लोगों की मौत नहीं होती। दिलीप यादव, इंदौर नगर निगम के कमिश्नर, आरोप गंदे पानी की शिकायत पर एक्शन नहीं। रोहित सिसोनिया, इंदौर के अपर आयुक्त, आरोप पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ, उसे रोक कर रखा। पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर के मेयर, आरोप गंदे पानी की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बबलू शर्मा, जल कार्य प्रभारी, आरोप
लगातार दूषित पानी की सप्लाई को जारी रखा। इसलिए इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतें कोई हादसा नहीं है, बल्कि पीने के पानी में जहर की सप्लाई करके लोगों की जानें बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से ली गईं। अरे आपकी हत्यारी सरकार है जिसने अभी 25 बच्चों की को सिरप में हत्या कर दी। आपकी हत्यारी सरकार ने एम्बाई में चूहों से बच्चों को नुचवा दिया और अभी ये 13 लोगों की मौत जहर दे के पानी में जहर दे के कर दी। आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो, हत्या गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो महापौर इंदौर पे, गैर इरादतन हत्या किसी की तो जवाबदेही दो। इंदौर के लाखों लोगों को पाइपलाइन से जहर की सप्लाई की जा रही थी। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे, लेकिन सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। किसी को नहीं पड़ी थी कि पता करें पाइपलाइन में पानी दूषित कैसे हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाइपलाइन में जिस जगह लीकेज था उसके ऊपर एक पुलिस चौकी का शौचालय बना हुआ था। लोगों का आरोप है कि पुलिस चौकी के शौचालय में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन में छेद किया गया था। इसी से सीवेज और नाले का गंदा पानी साफ पानी की लाइन में मिल रहा था और घरों में सप्लाई हो रही थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार और सरकारी बाबुओं को इसका पता ना हो, बस उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब अपनी इमेज खराब होने का डर लगा तो फर्क पड़ने लगा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिया था कि एक बार बैठकर सब लोग चर्चा करें। जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण काम रुक रहे थे, वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्व हो गई है। जैसे टेंडर हो गए, जहाँ जहाँ विशेषकर भागीरथपुरी के जो टेंडर रुके हुए थे वो आजकल में आदेश हो जाएंगे और उनके काम भी चालू हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने आपको इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई मौतों का आंकड़ा नहीं बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद मोहन यादव सरकार कंफ्यूज है कि दूषित पानी पीने की वजह से कितनी जानें गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के मुताबिक सिर्फ 4 मौतें हुई हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उन्हें 6 से 7 मौतों की जानकारी मिली है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कम से कम 12 से 13 मौतें जहरीला पानी पीने के कारण हुई हैं। आप सोचिए, मोहन सरकार को यह तक नहीं पता कि कितने लोगों की जान गई है, या शायद उसे इन मौतों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने पहले वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे काम के, लेकिन ये जानते हुए भी कि 40,000 लोग गटर का पानी पी रहे हैं, इनने पाइपलाइन ठीक नहीं कराई। 10,000 लोग बीमार हैं इंदौर में, 700 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 13 लोग मर चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी घंटा घंटा कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में गंदा पानी पीने से 10,000 लोग बीमार पड़े और 13 मौतें हुई, लेकिन मरीजों और मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिर्फ 4 मौतों का आंकड़ा दे रहे हैं। लेकिन भागीरथपुरा में घूमते कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री जी के आंकड़े को ही काट रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि मौतों का आंकड़ा छिपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार की इमेज खराब होने से तो फर्क पड़ता है। सवाल यह भी है कि अगर पानी पीकर मरने वालों में किसी मंत्री, किसी सरकारी अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य मरा होता तो भी क्या सरकार और सिस्टम को घंटा फर्क नहीं पड़ता? यहाँ के दूषित पानी से मेरे बच्चे की जान गई है। दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का, वो गया है। पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं, हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। ये पानी की वजह से ही हुई है, क्योंकि उल्टी दस्त हुए और तुरंत खत्म। कोई बीमार नहीं थे वो बहुत पहले से। दूषित पानी पीने से लोगों की जान चली जाए, हजारों लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाएं। मौतों की जिम्मेदारी तय करने के बजाय डैमेज कंट्रोल का खेल खेला जाए और ऐसे दिखाया जाए कि जैसे सरकार और सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को फर्क पड़ता है, जिसने मोहन यादव सरकार को गंदे पानी से हुई मौतों पर जबरदस्त फटकार लगाई है और सरकार से 2 जनवरी को जवाब मांगा है। उम्मीद है कि अब मोहन सरकार को जरूर फर्क पड़ेगा और आगामी दिनों में
दोबारा ऐसे हालात नहीं पनपे, इसको लेकर पूरी व्यवस्था भी की जाएगी। और अब आज का जनहित मंत्र। नए साल के पहले दिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना से कुछ अनमोल पंक्तियां। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।